वेलकम बैक इन दीक्षा नर्सिंग एकेडमी कोहाना। यहाँ आप लोग प्रिपरेशन करोगे पोस्ट बीएससी एंड बीएससी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए। लास्ट बायोलॉजी क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट न्यूरॉन। किसके बारे में डिस्कस किया था? न्यूरॉन के बारे में। हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है? न्यूरॉन। एक न्यूरॉन के कितने पार्ट? 3 पार्ट। कौन कौन से? फर्स्ट, सेल बॉडी। सेकंड पार्ट इज एक्सोन एंड द थर्ड पार्ट इज डेंड्राइट्स। थर्ड पार्ट कौन सा है? डेंड्राइट्स। जो डेंड्राइट्स हैं वो मैसेज किसको देते हैं? सेल बॉडी को। सेल बॉडी से मैसेज कहां जाता है? एक्सोन के पास। इस तरीके से जो एक न्यूरॉन होती है बॉडी के अंदर, वो हमेशा कैसे मैसेज को कैरी करती है? वो हमेशा कैरी करती है मैसेज को इन यूनिडायरेक्शनल फॉर्म। हमेशा वो यूनिडायरेक्शनल फॉर्म में ही मैसेज को कैरी कर सकती है। सेम न्यूरॉन जो मैसेज को लेकर जा रही है वो मैसेज को वापस लेके नहीं आती। ठीक है, इसी बेस पे कल हमने डिफरेंशिएशन भी देखा था। पहली न्यूरॉन थी सेंसरी न्यूरॉन्स, जो मैसेज को ब्रेन की तरफ लेके जाती हैं। सेकेंड न्यूरॉन कौन सी थी? मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन जो मैसेज को लेकर आती हैं। और थर्ड न्यूरॉन कौन सी है? थर्ड इज मिक्स्ड न्यूरॉन, जहां दोनों टाइप की न्यूरॉन्स एक साथ अवेलेबल हैं, सेंसरी भी और मोटर न्यूरॉन्स। समझ में है? चलो, सो लास्ट हमने पढ़ा था नर्व कंडक्शन। नर्व कंडक्शन में हमने एक्सोन वाले पार्ट को कवर किया था। अब एक्सोन की जो मेम्ब्रेन है वहां पर ऐसे गेट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। उस मेम्ब्रेन में जो गेट लाइक स्ट्रक्चर हैं वो किस किस के लिए हैं? सोडियम के लिए भी हैं और पोटासियम आयन के लिए भी हैं। मैक्सिमम टाइम वो किसके लिए ओपन रहते हैं? पोटासियम आयंस के लिए। सोडियम आयन के लिए वो बहुत कम टाइम पीरियड के लिए ओपन होते हैं। नॉर्मली जो मेम्ब्रेन है उसमें बाहर की तरफ कौन सा आयन है? सोडियम आयन की अमाउंट ज्यादा है, और अंदर की तरफ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स और पोटासियम आयन ज्यादा है। तो अंदर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। ये जो है पोलराइज्ड स्टेट है। अब न्यूरॉन रेस्ट कर रही है। अब जैसे ही मैसेज आया सेल बॉडी के से, कहा मैसेज आ गया? वो एक्सोन के पास। एक्सोन के पास मैसेज आते ही क्या होगा? सोडियम चैनल जो है वो ओपन हो जाएंगे। अब सोडियम चैनल ओपन होते ही सोडियम आयंस की मूवमेंट कहां होनी स्टार्ट हो जाएगी? न्यूरोप्लाज्म के पास। वो न्यूरोलिमा को क्रॉस करते हुए न्यूरॉन के अंदर आएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। पोलराइज्ड से कौन सी स्टेज में आ जाएगा? ये डीपोलराइज्ड स्टेट में आ जाएगा। करंट कल बताया था कहां से कहां जाएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। क्लियर है? अब इस तरीके से ए वाले पार्ट से मैसेज कहां चला गया? एक्सोन में बी वाले पार्ट के पास। और इसी तरीके से कहां जाएगा? सी वाले पार्ट के पास। अब प्रॉब्लम यह है कि जो न्यूरॉन की नॉर्मल पोलैरिटी थी कि बाहर सोडियम आयन ज्यादा थे, अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन और पोटासियम आयंस है, अंदर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन वो अब रिवर्स हो चुकी है। तो उस पोलैरिटी को दोबारा से गेन करने के लिए यहां पे क्या चलता है? सोडियम पोटासियम पंप। यहां पे क्या चलता है? सोडियम पोटासियम पंप। वो सोडियम पोटासियम पंप क्या करता है? 3 सोडियम आयंस को न्यूरॉन से बाहर भेजता है और
इन रिस्पॉन्स दो पोटासियम आयंस की मूवमेंट अंदर करवाता है, और इस प्रोसेस को करवाने में एक एटीपी खर्च होती है। यानी ये किस टाइप का ट्रांसपोर्टेशन है? दिस इज ए एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कैसा ट्रांसपोर्ट है ये होता है एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। समझ में आई बात? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, एक एटीपी के खर्च पे 3 सोडियम आयन बाहर जाएंगे, 2 पोटासियम आयंस अंदर आएंगे। तो पहले जो स्टेज थी दैट इज पोलराइज्ड स्टेट, वो कहां जाएगी? पोलराइज्ड से डिपोलराइज्ड स्टेट पे, और उससे कहां जाएंगे? वो दोबारा से अपनी पोलैरिटी को गेन करेंगे तो रीपोलराइज्ड स्टेट। क्लियर है? इस तरीके से यहां पर मैसेज का कंडक्शन होगा। किसमें? एक्सोन के पास। अब एक्सोन के पास इस तरीके से मैसेज कंडक्शन होता हुआ कहां पर पहुंचेगा? एक्सोन के टर्मिनल पे, एक्सोन एंडिंग या नर्व एंडिंग जिसको बोलते हैं। यहां पर नेक्स्ट न्यूरॉन की क्या प्रेजेंट है? डेंड्राइट। अभी हमने डिस्कस किया था मैसेज हमेशा यूनिडायरेक्शनल फॉर्म में चलता है। पहले डेंड्राइट के पास आएगा, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सोन, एक्सोन से एक्सोन एंडिंग, इस तरीके से मैसेज चलेगा। अब एक्सोन एंडिंग पे एक स्वलन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, दीज आर नोन एज, इनको क्या नाम देते हैं? These are known as synaptic vesicles। अंदर वाली स्ट्रक्चर ये कंप्लीट है साइनेप्टिक नोब, साइनेप्टिक नोब। यहां से यहां तक हम नाम देते हैं किसको? दिस इज नोन एज साइनेप्स। अब एक साइनेप्स के पास कौन कौन से पार्ट हैं? तो साइनेप्स के पास पार्ट हैं प्री साइनेप्टिक, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, दिस इज पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, सॉरी, और यहां पर भी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गई, और बीच में ये जो गैप है दिस इज नोन एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और ये तीनों ही पार्ट मिलके क्या बनाते हैं? साइनेप्स बनाते हैं। समझ में आई बात? तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन आएगी, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और साइनेप्टिक क्लेफ्ट वाला पार्ट आएगा यहां पे। अब जैसे ही मैसेज आया कहां पे? एक्सोन की एंडिंग पे। तो एक्सोन की एंडिंग पे मैसेज आते ही यहां ओपन हो जाएंगे कौन से चैनल? कैल्शियम चैनल। कैल्शियम आयंस की मूवमेंट होगी, उसकी वजह से ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं ये इसकी मेम्ब्रेन के पास जाएंगे और यहां से क्या रिलीज कर देंगे? केमिकल रिलीज करेंगे। द नेम ऑफ दैट केमिकल इज न्यूरो ट्रांसमीटर। तो यहां से केमिकल रिलीज हो गया जिसको क्या नाम देते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर। वो जो न्यूरो ट्रांसमीटर है वो मैसेज को लेके जाएगा किसके पास? डेंड्राइट्स के पास। अगर उस न्यूरो ट्रांसमीटर की वजह से, न्यूरोट्रांसमीटर भी यहां दो तरीके से काम कर सकता है, या तो एक्साइट करवा सकता है, मतलब मैसेज को आगे की तरफ यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंडक्शन करवा सकता है, या यहीं पर मैसेज को रुकवा सकता है। तो इस बेस पे न्यूरोट्रांसमीटर कितने टाइप के हो गए? 2। पहला एक्साइटेटरी टाइप का, एंड सेकंड वन
इनहिबिटरी टाइप, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। तो जो एक्साइटेटरी टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो यहां पर डेंड्राइट्स में आके सोडियम चैनल को ओपन कर देगा, मैसेज आगे सेल बॉडी के पास जाएगा, सेल बॉडी से एक्सोन के पास जाएगा। अब अगर इनहिबिटरी टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर आ गया तो वो कौन से चैनल खोलेगा, वो क्लोराइड चैनल्स को ओपन करवा देगा और मैसेज यहीं पर रुक जाएगा। जो एक न्यूरॉन होती है नॉर्मली ये फॉलो करती है ऑल और नन लो, ऑल और नन लो। जैसे केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सुना ये नाम? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट किया जा सकता है, मेटल सरफेस से बाहर निकाला जा सकता है। ऐसे ही फिनोमिना पे काम करती है न्यूरॉन भी। अब अगर हम मान लें जो स्टिमुलस आया है उसके पास मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए 10 की, वो इसको एक्साइट कर पाए, मैसेज कंडक्शन कर पाए। अगर इससे नीचे 9.9 भी होगा तब भी न्यूरॉन मैसेज को कैरी नहीं करेगी। इसके लिए 9.9 भी बराबर है, 9 भी सेम है, 6 भी सेम है, जिसपे किसी पे ये मैसेज को कंडक्शन शो नहीं करेगी। और अगर इससे ज्यादा, चाहे फिर 1 पॉइंट ही ज्यादा है या फिर और भी ज्यादा है, तो सब पे ये मैसेज को कंडक्शन करेगी। इसको बोलते हैं ऑल और नन लो। इसी लो के ऊपर हमारी मसल्स काम करती हैं और इसी लो पे बेस्ड हमारी न्यूरॉन्स भी काम करती हैं। दोनों का फंक्शन करने का तरीका यही है। क्लियर? तो साइनेप्स के अंदर कौन कौन सा पार्ट आएगा? एक प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, एक साइनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब मैंने इसके अलावा आप लोगों को बताया था कि यहां पे सेल है, तो सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? यहां पे पावर हाउस भी प्रेजेंट है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ उस न्यूरोट्रांसमीटर का काम है मैसेज को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना। लेकिन जब तक यहां न्यूरोट्रांसमीटर रहेगा वो न्यूरोट्रांसमीटर तो मैसेज देता रहेगा न्यूरॉन को, तो एक ही मैसेज बार बार कंडक्शन होता रहेगा। तो उस मैसेज को कंडक्शन से रोकने के लिए एंजाइम्स इस न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करवा देंगे। ब्रेक डाउन करवा दिया और ब्रेक डाउन होते ही वो न्यूरोट्रांसमीटर वापस से न्यूरॉन के पास आएगा। न्यूरॉन के पास है माइटोकॉन्ड्रिया, इसके पास भी एंजाइम्स हैं। वो जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स हैं उनसे दोबारा न्यूरोट्रांसमीटर बना देंगे वो एंजाइम, फिर से वो साइनेप्टिकल वेसिकल्स के अंदर स्टोर हो जाएंगे नए मैसेज को कंडक्शन करने के लिए। समझ में आया? ऐसी न्यूरॉन्स जिसमें ये गैप ना के बराबर हो, यानी साइनेप्टिक जो क्लेफ्ट है वो ना के बराबर हो, तो वहां पर न्यूरोट्रांसमीटर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वहां न्यूरोट्रांसमीटर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मीन साइनेप्टिक क्लेफ्ट बिल्कुल ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है। तो उस केस में आसानी से एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन मैसेज इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही चला जाएगा, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। और यहां पर केमिकल लेके जा रहा है मैसेज को, तो इसको क्या नाम देंगे? केमिकल साइनेप्स। क्लियर हुआ? उस केमिकल साइनेप्स में पहली न्यूरॉन की तो एक्सोन और नेक्स्ट न्यूरॉन की डेंड्राइट इन्वॉल्व होती है। तो दो टाइप से साइनेप्स हो गए, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। फास्टर कंडक्शन किस में होगा? इलेक्ट्रिकल में या केमिकल में?
इलेक्ट्रिकल वाले में, क्योंकि वहां गैप ही नहीं है, डायरेक्ट मैसेज कंडक्शन हो रहा है। ठीक है। जो एक्सोन वाली मेम्ब्रेन है, जैसे ये एक्सोन की मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर एक शीट प्रेजेंट होती है, क्या नाम देते हैं? माइलिन शीट। कौन बनवाता है? द नेम ऑफ दैट सेल इज स्वान सेल्स या फिर ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। अब ये जो माइलिन शीट है, यहां पे स्वान सेल्स प्रेजेंट है, ये हो गया माइलिन शीट, और यहां हो गई स्वान सेल। स्वान सेल ये जो है इनहिबिटरी होती है, ये आयंस के लीकेज को प्रिवेंट करती है, फॉस्फोलिपिड से बनी हुई है। तो अगर आयंस के लीकेज को रोकेगी तो यहां मैसेज कंडक्शन किस फॉर्म में होगा? यहां मैसेज कंडक्शन होगा सिर्फ इन गैप्स के थ्रू, जो बीच में गैप प्रेजेंट है, दैट गैप इज नोड ऑफ रेनवियर। तो यहां पर क्या होगा? एक नोड से मैसेज जंप करेगा दूसरे नोड के पास, दूसरे से तीसरे, इस तरीके से जंपिंग फॉर्म में मैसेज जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कन्वे होता रहेगा। इसको क्या नाम देते हैं? दिस इज नोन एज साल्टेटरी कंडक्शन। क्या नाम देंगे इसको? साल्टेटरी कंडक्शन। जहां जंप करके एक नोड से दूसरे नोड के पास मैसेज जा रहा है। क्लियर हुई बात? अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन इज कि एक न्यूरॉन है, उसके लिए एक स्टेटमेंट आ गई दैट न्यूरोलिमा इज ए continuous membrane while myelin sheet is not continuous। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? एक न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है वो एक कॉन्टिन्यूअस मेम्ब्रेन है, लेकिन उसके ऊपर माइलिन शीट कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो ये करेक्ट है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? द स्टेटमेंट इज, बोलो जल्दी से, कैसी स्टेटमेंट है ये? करेक्ट और इनकरेक्ट? इनकरेक्ट। बताओ ऑप्शन ए या बी? बी, ए, दोनों। तो चलो थर्ड ऑप्शन बना देते हैं, दैट इज बोथ। स्टेटमेंट इज करेक्ट एज वेल एज इनकरेक्ट। ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। यहां ध्यान दो, ये जो मेम्ब्रेन है इसकी, दिस इज न्यूरोलिमा। यही तो न्यूरोलिमा है जो लगातार है, कॉन्टिन्यूअस मेम्ब्रेन है। लेकिन माइलिन शीट लगातार थोड़ी है, बीच में गैप है यहां पे। तो माइलिन शीट तो डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन न्यूरोलिमा डिसकंटिन्यूअस नहीं है, वो तो कॉन्टिन्यूअस लेयर है। तो वो स्टेटमेंट कैसी है? द स्टेटमेंट इज करेक्ट। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नर्व सिस्टम के बारे में। नर्व सिस्टम कितने पार्ट से बना हुआ है? ह्यूमन नर्व सिस्टम इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकेंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, इसके कितने पार्ट हैं? 2।
कौन कौन से? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। ऐसे ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी दो पार्ट से बना हुआ है। कौन कौन से? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम भी दो पार्ट से बना हुआ है, सिंपैथिक और पैरा। हार्ट समझाया, हार्ट का रेगुलेशन समझाया, तो इनके बारे में बताया था। नॉर्मली ये क्या करता है? एक्शंस को बढ़ाता है। और ये एक्शंस को, कौन से एक्शंस को? इनवॉलेंट्री एक्शंस को। कौन से एक्शंस को? इनवॉलेंट्री एक्शंस को। कौन से होते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन? ऐसे एक्शन जो डायरेक्ट हमारे विल पावर से कंट्रोल नहीं होते, उन एक्शंस को क्या नाम देते हैं? इनवॉलेंट्री एक्शंस। जैसे हार्ट बीट है, वो इनवॉलेंट्री फंक्शन करता है। तो अगर इनवॉलेंट्री फंक्शन करेगा तो ये उसके फंक्शंस को बढ़ाएगा, ये उसके फंक्शंस को घटाएगा। यही अगर हम बात करें वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करना, तो वो कौन करवाएगा? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। अब मैंने पहले बताया था कि जो ब्रेन है, इससे नर्व अराइज होती है। उन नर्व को क्या नाम देते हैं? नेम इज क्रैनियल नर्व्स। कितने पेयर हैं? 12 पेयर्स। और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व अराइज होंगी, स्पाइनल नर्व, कितने पेयर? 31 पेयर। ये दोनों की दोनों, क्रेनियल नर्व एज वेल एज स्पाइनल नर्व, बोथ आर द पार्ट्स ऑफ पीएनएस। अराइज कहां से हुई है? सीएनएस से, सेंट्रल नर्व सिस्टम से, लेकिन मैसेज को बॉडी के पास लेके जा रही है। क्लियर हुई बात? नॉर्मली हर एक फंक्शन को कंट्रोल कौन करता है बॉडी के? कमांड कौन देता है? ब्रेन। लेकिन कुछ देखो, ब्रेन दोनों ही टाइप के एक्शंस को कंट्रोल करता है, चाहे वो एक्शन कैसा हो, वॉलेंट्री हो, चाहे वो एक्शन कैसा हो, इनवॉलेंट्री हो। कैसा भी एक्शन हो, ब्रेन दोनों ही एक्शंस को कंट्रोल करता है, वॉलेंट्री को भी और इनवॉलेंट्री एक्शंस को भी। लेकिन फिर भी कुछ इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोलिंग दे रखी है ब्रेन ने। किसको? स्पाइनल कॉर्ड को। उन एक्शंस को फिर क्या नाम देते हैं? नोन एज, वो है रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शंस भी कैसे होते हैं? इनवॉलेंट्री एक्शंस। ऐसे एक्शंस जिनमें टाइम गैप नहीं चाहिए, बॉडी एकदम से वो एक्शंस परफॉर्म करे, उन एक्शंस को हम नाम दे रहे हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर हुई बात? जैसे मान लिया हम कहीं पर मूवमेंट कर रहे हैं और एकदम से स्नेक सामने आ जाए, तो ऐसी कंडीशंस में बॉडी ज्यादा सोचने की या ब्रेन से कमांड आने की वेट नहीं करती। बॉडी चाहती है कि तुरंत एक्शन किया जाए, तुरंत जो है उसके अगेंस्ट या जैसे भी एक्शन करना हो, बॉडी एक्शन परफॉर्म करे। तो ऐसे एक्शंस के लिए जो एक्सेस मिला हुआ है वो किसको मिला है? स्पाइनल कॉर्ड को। ये मैसेज स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड डायरेक्ट वापस कमांड दे देगी। ब्रेन के पास ऐसे मैसेज नहीं जाते। वो भी है कैसे वास्तव में? इनवॉलेंट्री। लेकिन जिनमें टाइम गैप नहीं चाहिए, उन इनवॉलेंट्री एक्शंस को स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। 2000 रिफ्लेक्स एक्शंस। समझ में आ गया? चलिए, नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज ब्रेन। ब्रेन कहां पर सिचुएटेड है? बॉनी बॉक्स के अंदर, यानी स्कल के पास। कितनी लेयर से कवर्ड है?
तो 3 मीनिंग से ये कवर्ड होता है। कौन कौन सी लेयर्स हैं? फर्स्ट इज ड्यूरा मैटर, सेकेंड वन is arachnoid membrane and the last one सबसे innermost is pyometer। इन दोनों के बीच में फ्लूइड फील्ड होता है, दैट इज सीरस फ्लूइड। यहां पर भी फ्लूइड फील्ड है, दैट इज CSF। CSF फुल फॉर्म इज सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। फुल फॉर्म क्या है इसकी? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो यही फ्लूइड नाम ही बता रहा है, देखो सेरिब्रो वर्ड लिया गया है कहां से? सेरिब्रम वाले पार्ट से, जो मैक्सिमम पार्ट बनाता है ब्रेन का, तो यानी ये ब्रेन वाला पार्ट है। और स्पाइनल यानी स्पाइनल कॉर्ड। तो इस तरीके से ये जो फ्लूइड है ये स्पाइनल कॉर्ड के पास भी है और ये कहां पर भी है? ब्रेन के पास भी है, दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये 3 मीनिंग से कवर्ड होता है ब्रेन। सबसे आउटर मोस्ट ड्यूरा मैटर, बीच में अरेकानॉइड और सबसे अंदर कौन सी है? पायोमेटर। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो ब्रेन है ये टोटल कितने पार्ट से बना हुआ है? ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से? सबसे पहला और सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? फॉर ब्रेन, मेन थिंकिंग पार्ट, मेन कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ द बॉडी इज फॉर ब्रेन। उसके बाद सेकेंड इज मिड ब्रेन एंड द थर्ड वन इज हाइंड ब्रेन। फॉर ब्रेन कितने पार्ट से बना हुआ है? सबसे बड़ा पार्ट सेरिब्रम। सेरिबेलम इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। सेरिब्रम जो है वो ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। उसके बाद सेकंड पार्ट इज रिले सेंटर या गेट कीपर, दैट इज थैलेमस एंड द लास्ट वन इज हाइपोथैलेमस। लास्ट पार्ट कौन सा है? हाइपोथैलेमस। क्लियर है? हमारी ये जो बोन है स्कल वाली, ये 4 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं ऊपर की तरफ। कौन कौन से पार्ट? जो फ्रंट वाला पार्ट है दिस इज फ्रंटल बोन। उसके बाद पैराइटल, साइड्स में टेम्पोरल और लास्ट में ओसिपिटल। तो उसी तरीके से ब्रेन के भी सेरिब्रम के ये 4 लोब बना दिए, फ्रंटल लोब, पैराइटल, टेम्पोरल और ओसिपिटल। क्लियर है? मेन जो जजमेंट है, क्रिएटिविटी है, रीजनिंग है, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? फ्रंटल पार्ट। प्रेशर, टच, सेंसिटिविटी, ये पार्ट कौन कंट्रोल कर रहा है? पैराइटल। हियरिंग रिफ्लेक्सेस कौन कंट्रोल कर रहा है? टेम्पोरल। और विजन रिफ्लेक्सेस, देखने में विजन साइट, कौन कंट्रोल कर रहा है? ओसिपिटल। तो कितने लोब हो गए टोटल? 4 लोब। सेरिब्रम के कितने लोब हो गए? 4 लोब। कौन कौन से? फ्रंटल, सेकंड वन पैराइटल, उसके बाद टेम्पोरल एंड द लास्ट वन ओसिपिटल। ओसिपिटल लोब। सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है? द लार्जेस्ट पार्ट इज सेरिब्रम। जो सेरिब्रम है ये सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम न्यूरॉन यहां कंसंट्रेटेड हो सके,
उसके लिए सेरिब्रम कभी भी सीधा प्रेजेंट नहीं है। वो कैसे है? इस तरीके से फोल्ड बना के, जहां डिप्रेशंस भी हैं, सल्सस और एलिवेशंस भी हैं, जिनको नाम देते हैं गायरी या गायरस। एलिवेशंस भी हैं और डिप्रेशंस भी हैं। तो बाहर की तरफ न्यूरॉन जो कंसंट्रेटेड हैं वो बनाते हैं यहां ग्रे मैटर। कौन सा? ग्रे मैटर। जो कौन सी न्यूरॉन है? नॉन माइलिनेटेड। और अंदर की तरफ ब्रेन की कौन सा पार्ट प्रेजेंट है? व्हाइट मैटर, जो किस टाइप की न्यूरॉन से बना हुआ है? माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। माइलिनेटेड न्यूरॉन और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, दोनों ये पार्ट बनाते हैं। मतलब हर टाइप की न्यूरॉन ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। ये जो सेरिब्रम वाला पार्ट है, कंप्लीट डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर्स। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है ये? 2 हेमिस्फीयर्स के अंदर डिवाइडेड है। दीज आर नोन एज सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। और इन हेमिस्फीयर्स की देखो, जो पार्ट है हाइंड ब्रेन, कितने में डिवाइडेड होता है? 3 पार्ट्स में। कौन कौन सा? पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम। सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट जो पोन्स है, दैट इज द इंटरकनेक्टेड, यानी इंटरकनेक्शन का काम करता है ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को, तो आपस में कनेक्ट करवाता है। न्यूरॉन फाइबर जो है, जो अलग अलग ब्रेन के पार्ट्स को आपस में कंट्रोल करवा रहा है। अब सेरिब्रम वाला जो पार्ट है वो 2 हेमिस्फीयर्स में ब्रेक डाउन हो गया, एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और एक लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इस कनेक्शन की वजह से जो राइट वाला सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। अगर राइट में होगा तो लेफ्ट वाले को कंट्रोल करेगा, और लेफ्ट में है तो वो राइट बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, इस कनेक्शन की वजह से। क्लियर? तो सेरिब्रम वाला पार्ट समझ में है। ये सेल्स की लेयर से कवर्ड है, दैट इज नोन एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और आपस में कनेक्टेड है किसके थ्रू? कॉर्पस कैलोसम के थ्रू। किसके थ्रू कनेक्टेड है? कॉर्पस कैलोसम के थ्रू। तो जो सेरिब्रम वाला पार्ट है, इसकी फंक्शनिंग समझ में आई? क्या क्या फंक्शन कर रहा है ये? ओवरऑल मैक्सिमम फंक्शंस को कंट्रोल ही सेरिब्रम वाला पार्ट कर रहा है। मैक्सिमम फंक्शंस अभी बताया था। फ्रंटल लोब जजमेंट, विल पावर को कंट्रोल कर रहा है, क्रिएटिविटी, रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग, उनको कंट्रोल कर रहा है। पैराइटल वाला प्रेशर, टच, सेंसिटिविटी, कोल्ड, हॉटनेस, ऐसी कंडीशंस को जो है वो कंट्रोल कर रहा है। टेम्पोरल हियरिंग रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, यानी सुनने में हेल्प कर रहा है ओवरऑल। ऑडिटरी फंक्शन जो है वो टेम्पोरल लोब का, और ऑसिपिटल लोब किसमें हेल्प कर रहा है? विजन रिफ्लेक्सेस। देखने में साइट जो है वो कौन रोल प्ले कर रहा है? ऑसिपिटल लोब प्ले कर रहा है। तो ये चारों पार्ट है किसके? सेरिब्रम के। तो जो फंक्शन सेरिब्रम कर रहा है ये चारों पार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट इज रिले सेंटर। रिले सेंटर या इसी को गेट कीपर बोलते हैं। यहीं से मैसेज जाता है सेरिब्रम वाले पार्ट के पास। क्लियर? तो ओवरऑल सेरिब्रम वाले पार्ट के पास तीनों एरिया प्रेजेंट हैं। कौन कौन से? सेंसरी एरिया, सेंसरी मोटर से कनेक्टेड हो गया। दूसरा मोटर एरिया, मोटर न्यूरॉन से कनेक्टेड हो गया। और इन दोनों को आपस में कनेक्ट करवाने वाला
एसोसिएशन एरिया। क्लियर हुई बात? तो तीनों टाइप का हो गया, सेंसरी, मोटर और एसोसिएशन एरिया। तो थैलेमस और सेरिब्रम क्लियर हुआ। नेक्स्ट पार्ट इज हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस, ये जो हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है, दिस इज द कनेक्शन किस किस के बीच में? तो ये नर्व सिस्टम को और किसको जोड़ता है? एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये बॉडी की न्यूरॉन्स को और एंडोक्राइन ग्लैंड्स को आपस में कनेक्ट करवा रहा है। समझ में? क्लियर हुई बात? हाइपोथैलेमस एक ऐसा सेंटर है ब्रेन का जो न्यूरॉन्स को एंडोक्राइन मैकेनिज्म से जोड़ रहा है। हार्मोन्स के फंक्शंस भी यहीं से कंट्रोल हो रहे हैं। इसको एक नाम देते हैं, दैट इज मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड कौन सी है बॉडी के अंदर? मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। तो इस रीजन की वजह से इसको क्या नाम देते हैं? मास्टर ग्लैंड। बताया था आप लोगों को, ये किसको कंट्रोल कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। और कंट्रोल करने के तरीके दो हैं इसके पास। कौन कौन से? या तो ये क्या करता है, पोर्टल सिस्टम के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, तो दो टाइप के फैक्टर रिलीज करता है, रिलीजिंग और इनहिबिटरी फैक्टर। या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में खुद हार्मोन बनाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को दे देता है एक्सोन्स के थ्रू, न्यूरॉन के थ्रू, और वहां पर स्टोर रिलीज करवाता है हार्मोन्स को। कौन से हार्मोन थे वो? दो हार्मोन्स थे। कौन कौन से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, दोज आर ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। समझाया था आप लोगों को, भूल गए? तो ये दो हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। उनको बनाता कौन है? हाइपोथैलेमस। ये जो हाइपोथैलेमस है, ये दूसरे सिस्टम्स के साथ मिलके मिगडाला सिस्टम या हिपोकैम्पस, इनके साथ मिलके एक सिस्टम बनाता है, दैट इज लिम्बिक सिस्टम। क्या कंट्रोल करता है ये कंट्रोल करता है सेक्सुअल बिहेवियर को, ये कंट्रोल करता है इमोशंस को। ठीक है, समझ में आई बात? आज फॉर ईटिंग ये ऐसे फैक्टर्स को कंट्रोल करवाता है। क्लियर? तो इन फैक्टर्स को ये कंट्रोल करवाएगा। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। आज फॉर ईटिंग बॉडी का सबसे मेन फंक्शन हाइपोथैलेमस का क्या है? दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन। बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करवाता है। बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करवाता है। ठीक है, तो ये हो गया हाइपोथैलेमस। यानी किसके पार्ट डिस्कस किए हमने? पहले फॉर ब्रेन के पार्ट डिस्कस किए। बोल के यार एक बार 20 मिनट के लिए रोक लेगा एक बार।
20 मिनट। सो सेकंड पार्ट कौन सा है? मिड ब्रेन। सेकंड वन इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है फर्दर डिफरेंशिएशन इसका नहीं होता, इसके थ्रू एक कैनाल, एक डक्ट पास करती है, दैट इज सेरिब्रल एक्वाडक्ट। और यहां पर 4 स्वेलिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको 4 लोब्स भी बोल सकते हैं इसके, दैट इज कॉर्पोरा, क्वाड्री जेमिना। और ये जो 4 स्वेलिंग्स हैं, ये किसको कंट्रोल करवाती हैं? तो ये कंट्रोल करवाती हैं हमारी नेक की मूवमेंट। किसके अकॉर्डिंग? देखो, अगर मान लिया हम किसी रोड साइड यानी एक किनारे पे खड़े हैं और हम किसी एक व्हीकल को देखते जा रहे हैं, वो व्हीकल मान लिया एक हरियाणा रोडवेज है और वो लगातार चल रही है, तो हम क्या करेंगे? जैसे मान लिया इस तरफ से आती गई, हम लगातार उसकी तरफ देख रहे हैं, तो हमारी गर्दन भी उसकी तरफ टर्न होगी साथ में। क्लियर? और दूसरा, अगर मान लिया हम आगे की तरफ चलते जा रहे हैं, पीछे से किसी ने आवाज दी, तो तुरंत हम क्या करेंगे? उसको पीछे की तरफ नेक को टर्न करवा के देखेंगे। तो ये जो हमने आवाज सुनी और या फिर जो हम एक इमेज देखते जा रहे हैं, उसकी वजह से जो नेक की मूवमेंट हो रही है, उसको कौन कंट्रोल करवा रहा है? मिड ब्रेन। ओवरऑल ये इनवॉलेंट्री फंक्शंस को ही कंट्रोल करवा रहा है। समझ में आया? नेक्स्ट पार्ट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट इज हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के लिए पहला रीजन तो मैंने बताया था आप लोगों को अभी, दैट इज पोन्स। क्या काम करता है? नर्व फाइबर्स है जो डिफरेंट पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करवा रहा है। तो इसका काम क्या हो गया? कनेक्शन का काम हो गया। आपस में बॉडी पार्ट्स, ब्रेन पार्ट्स को क्या कर रहा है? ये कनेक्ट करवा रहा है। उसके बाद सेकंड पार्ट कौन सा है? दैट इज मेडुला। मेडुला क्या कर रहा है? मेजॉरिटी ऑफ द इनवॉलेंट्री एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय मेडुला पार्ट। इनवॉलेंट्री फंक्शन, जैसे हमने मान लिया, हमने बात की थी किसकी? हार्ट बीट की। किसकी बात की? हार्ट बीट की। हार्ट के फंक्शंस को कंट्रोल करवाता है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं जैसे वॉमिटिंग, रेस्पिरेशन, इसके अलावा कह सकते हैं ये फंक्शंस कंट्रोल कर रहा है किसके? डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शंस को कंट्रोल करवा रहा है। तो इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करवाने का काम किसका है? मेडुला रीजन का होता है। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन इज सेरिबेलम। सेरिबेलम इकलौता ब्रेन का पार्ट है जिसकी स्ट्रक्चर जो है, जिसकी मॉर्फोलॉजी अभी मैंने बताया था। नॉर्मली ब्रेन के पास बाहर की तरफ ग्रे मैटर, अंदर व्हाइट मैटर, ये नॉर्मल ब्रेन के अंदर है। लेकिन यही अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड में जस्ट रिवर्स होती है पोलैरिटी। स्पाइनल कॉर्ड हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन वहां पर पोलैरिटी ब्रेन से रिवर्स होती है। ग्रे मैटर बाहर था, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ग्रे मैटर अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। यहां भी वही है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड की तरह स्ट्रक्चर फॉर्म कर रखी है। अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें, जैसे मान लिया ये सेरिबेलम है और इसके अंदर कुछ इस टाइप से एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है, जिसको आर्बर वेटे या ट्री ऑफ लाइफ बोलते हैं। और यहीं से आगे सेंट्रल कैनाल बनती है जहां से स्पाइनल कॉर्ड अराइज होती है। क्लियर है? ये जो सेरिबेलम वाला पार्ट है, ये कौन क्या कंट्रोल करवाता है? बॉडी का इक्विलिब्रियम, मतलब बॉडी के पोस्चर को कंट्रोल करवाता है ये।
पॉस्चर को कंट्रोल करवाएगा ये। जो एल्कोहलिक पर्सन्स होते हैं उनका सबसे पहले कौन सा ब्रेन का पार्ट अफेक्टेड होगा? तो वो सेरिबेलम ही अफेक्टेड होता है। और यही रीजन है कि वो प्रॉपर ना बैठ पाते हैं, ना प्रॉपर वो चल पाते हैं, चलते चलते गिर जाते हैं। रीजन कि सेरिबेलम इफेक्ट होता है अल्कोहल से। तो उनका जो इक्विलिब्रियम है, जो पोस्चर है, वो मेंटेन नहीं रह पाता। तो इस तरीके से ब्रेन हमारी कंप्लीट बॉडी को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। समझ में आया? तो हमारा जो चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वो भी खत्म हो गया यहां पे। समझ में आया? कोई डाउट इसमें? चलिए, तो इसी से रिलेटेड है, अभी टाइम रिलेटेड टर्म ही कर लेते हैं, हाइपोथैलेमस वाला, यानी लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। सोचा तो था आज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वाला स्टार्ट करवाएंगे, लेकिन अब टाइम कम है, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा ना न्यूरल कंट्रोल वाला, वो भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करता है बॉडी के अंदर, और ये भी क्या करवाता है बॉडी के अंदर? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करवाता है। कोऑर्डिनेशन क्या है? एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अकेला एक बॉडी पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता, एक से ज्यादा बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने रनिंग स्टार्ट की, तो रनिंग में क्या होगा? बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो बढ़ जाएगी। अब अगर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी तो बॉडी किस तरीके से कंट्रोल करेगी फिर उस सिचुएशन को? तो बॉडी क्या करेगी? पहला रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा दिया उसने, हम जल्दी जल्दी सांस लेना स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा क्या होगा? जो हार्ट की फंक्शनिंग है वो भी बढ़ जाएगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी। अब ऑक्सीजन आ गई बॉडी के अंदर, वो सेल्स तक भी तो सप्लाई करनी है, सेल्स का मेटाबॉलिज्म बढ़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बाहर निकालनी है, तो इस वजह से हार्ट बीट भी बढ़ जाती है। तो एक से ज्यादा बॉडी पार्ट्स एक ही फंक्शन को कंट्रोल करवा रहे हैं, बॉडी के एक ही चीज को बैलेंस करवा रहे हैं, दैट इज द कोऑर्डिनेशन। और इस कोऑर्डिनेशन में, कंट्रोल में दोनों ही सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, नर्व सिस्टम भी और एंडोक्राइन सिस्टम भी। इस चैप्टर में हमने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है। तो यहां पहला ही पॉइंट हो गया कि हम एंडोक्राइन किसको बोल रहे हैं। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो हम एंडोक्राइन ग्लैंड किसको बोलते हैं? ऐसी ग्लैंड्स जिनके पास खुद की कोई डक्ट नहीं होती, डक्टलेस ग्लैंड्स, जो अपने सिक्रीशन को किस में रिलीज करेंगे? ब्लड में रिलीज करेंगे, और ब्लड उसको बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के पास जहां उसको फंक्शन करना है, जो टारगेट बॉडी पार्ट है, टारगेट ऑर्गन है, वहां लेके जाएगा। मे बी वो टारगेट ऑर्गन हो सकता है एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला कोई पार्ट हो, या कोई भी हो सकता है, वहां लेके जाएगा। अब क्योंकि ब्लड तो पूरी बॉडी में जा रहा है और हार्मोन इसके अंदर है, तो हार्मोन को कैसे पता चलेगा कि किस पे काम करना है? तो उस हार्मोन के लिए बॉडी पार्ट्स के पास क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर्स, जो हार्मोन से बाइंड होते हैं। पार्टिकुलर हार्मोन के लिए पार्टिकुलर रिसेप्टर यहां पे काम करता है, तब जाके वो टारगेट बॉडी पार्ट फिक्स हो पाता है। क्लियर? ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इसके सिक्रीशन को क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं हार्मोन। क्या नाम दिया जाता है? हार्मोन। व्हाट इज हार्मोन? हार्मोन है क्या? सो हार्मोन इज ए नॉन न्यूट्रिएंट chemical which function as a messenger
मैसेज को देने वाला और प्रोड्यूस होता है एंड प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, बहुत कम अमाउंट के अंदर बॉडी इसको प्रोड्यूस करती है। तो एक नॉन न्यूट्रिएंट है, देखो डेफिनेशन को समझो पहले। नॉन न्यूट्रिएंट मतलब बॉडी को कोई भी फंक्शन करने के लिए एनर्जी नहीं देगा, इसका काम नहीं है एनर्जी सप्लाई करना कि बॉडी फंक्शन कर सके प्रॉपरली, ये सिर्फ मैसेज देगा, मैसेंजर की तरह काम करेगा और ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, बहुत ही कम अमाउंट के अंदर ये प्रोड्यूस होगा। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये बॉडी के अंदर स्टोर नॉर्मली नहीं होता, बॉडी हार्मोन्स का स्टोरेज नहीं करती, ठीक है। कुछ केसेस में है जहां मैं ग्लैंड्स में बताऊंगा कि वो स्टोरेज करते हैं अपने हार्मोन्स को, अदरवाइज नॉर्मली बॉडी के अंदर हार्मोन की स्टोरेज नहीं होती। ये जो हार्मोन है दीज आर लो मॉलिक्यूलर इन वेट, लो मॉलिक्यूलर वेट, ये बता ही दिया कि ये ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड के अलावा हमारी बॉडी में और भी ग्लैंड्स हैं, कौन सी? एक तो है एक्सोक्राइन ग्लैंड जो क्या सिक्रीट करती है, मेनली एंजाइम सिक्रीट करती है, जिनके पास डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं। एग्जाम्पल बता सकते हो, पढ़ा है आप लोगों ने एक ग्लैंड के बारे में, एक्सोक्राइन ग्लैंड आप लोग पढ़ के आए हो, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। कौन सी ग्लैंड है उसके पास डक्ट लिखवाई थी मैंने पूरी, याद है? मेमोरी ग्लैंड है याद? मेमोरी डक्ट होती है, लेक्टिफेरस डक्ट होती है, तो वहां पर डक्ट प्रेजेंट है, तो मेमोरी ग्लैंड इज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसके अलावा कोई एग्जाम्पल बॉडी के अंदर? मेमोरी ग्लैंड किसकी मॉडिफिकेशन थी? स्वेट ग्लैंड की। तो स्वेट ग्लैंड भी कैसी ग्लैंड है? एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। सेबेसियस ग्लैंड, ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड, वो भी कैसी है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। लीवर, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, वो भी कैसी? एक एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड भी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, ये भी कैसी है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मोस्टली कैसी हैं? सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ही हैं। और एक थर्ड टाइप की ग्लैंड भी होती है, दैट इज, उनको नाम देते हैं मिक्स्ड या फिर हेट्रोक्राइन ग्लैंड। ऐसी ग्लैंड जिनके पास दोनों ही की तरह फंक्शन करने की कैपेबिलिटी है। किस किस की तरह? एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड और एज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड, दोनों की तरह काम कर सकती है, तो उसको बोलते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड। दो हेट्रोक्राइन ग्लैंड आप लोग पढ़ चुके हो। पहली आप लोगों ने पढ़ी थी, मेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट है टेस्टिस, और फीमेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट है ओवरीज, और एक और इस चैप्टर में पढ़ोगे दैट इज पैनक्रियाज। तो ये तीन टाइप की ग्लैंड जो है हेट्रोक्राइन, तीनों ग्लैंड जो है वो हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, जिनके पास दोनों ही की तरह फंक्शन करने की कैपेसिटी है, एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड भी और एज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड भी। जैसे अगर एग्जांपल ले ले पेनक्रियाज का, तो इस पेनक्रियाज में 98 से 99% पार्ट एक्सोक्राइन है, नियरली 1% पार्ट ही कैसा है? एंडोक्राइन है, लेकिन है दोनों, तो इस वजह से वो कैसी ग्लैंड है? एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड। अब ये तीनों ही टाइप की ग्लैंड है बॉडी के अंदर, तो इन ग्लैंड्स को, ये जो चैप्टर में हमें पढ़ना है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, इन ग्लैंड्स को यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल कौन कर रहा है? अभी हम पढ़ के हटे हैं, कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस कर रहा है। हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को।
दैट इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। समझ में आई बात? जैसे मान लिया ये हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है, यहां पर हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस से नीचे की तरफ जो पार्ट है दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। यहां पर बताया था क्या प्रेजेंट होता है, पोर्टल सिस्टम, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। तो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम में यहां हाइपोथैलेमस देगा दो कमांड, या तो रिलीजिंग फैक्टर कि पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देगा कि हार्मोन सिक्रीट करने हैं, या इनिबिटरी फैक्टर जो पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देगा कि फंक्शंस को रोकना है। दोनों ही तरीके से बिहेव करेगा। ये दोनों इस कैपिलरी के पास आएंगे, यहां से किसको मिल जाएंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड को। और ये कौन सा पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का, दिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट। और ये कौन सा है, दिस इज पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट। यहां डायरेक्ट न्यूरॉन्स जो हैं, हाइपोथैलेमस यहां डायरेक्ट अपने हार्मोन्स को रिलीज करता है, तो ये हाइपोथैलेमस हार्मोन को बनाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिर्फ उन हार्मोन्स को रिलीज करता है। और वो हार्मोन कौन कौन से हैं, एक तो है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या उसी को बोलते हैं वैसोप्रेसिन हार्मोन। तो ये दो हार्मोन्स को यहां से रिलीज करवाता है, बस इतना ही फंक्शन है। जबकि जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ओवरऑल कितने हार्मोन सिक्रीट करता है, पहला हार्मोन ग्रोथ हार्मोन, बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करेगा। दूसरा हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा फंक्शनिंग करने के लिए। थर्ड हार्मोन एलएच हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, पढ़ चुके हो फंक्शन। फोर्थ हार्मोन एफएसएच, इसका फंक्शन भी पढ़ चुके हो, मेल और फीमेल दोनों की बॉडी के अंदर, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिफ्थ हार्मोन कौन सा है, फिफ्थ हार्मोन इज प्रोलैक्टिन हार्मोन, मिल्क सिक्रीशन के लिए। सिक्स्थ हार्मोन एमएसएच, मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये बताया था आप लोगों को, एलएच को आईसीएसएच भी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सिर्फ मेल की बॉडी के लिए। एमएसएच मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और एक और हार्मोन ये रिलीज करता है दैट इज एसीटीएच, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, जो किसको कंट्रोल करेगा, एड्रीनल ग्लैंड को कंट्रोल करेगा, किडनी के पास जो प्रेजेंट। तो ओवरऑल अगर पूछा जाए पिट्यूटरी ग्लैंड कितने हार्मोन्स रिलीज कर रहा है, रिलीज, तो ओवरऑल वो 9 हार्मोन्स को रिलीज कर रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड पूछा ओवरऑल, तो वो 9 हार्मोन्स को रिलीज करवा रहा है। समझ में है? उसमें भी अगर एंटीरियर के बारे में पूछे तो वो 7, और पोस्टीरियर कितने रिलीज करवा रहा है, यहां पे 2 हार्मोन्स को रिलीज करवा रहा है। समझ में है? पढ़ लोगे यहां तक? तो कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, बाकी का जो पोर्शन यहां पे बचता है, ठीक है।